हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 में। प्रतिदिन आपको करंट अफेयर का वीडियो इसी चैनल पर मिल रहा है, तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन जो कि आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा और आपके रिवीजन के लिए है, तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न बहुत ही आसान है। तो बताइए कि इसरो के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। संभव हो तो प्रत्येक ऑप्शन के सिवन, एस सोमनाथ, विनय मोहन क्वात्रा और कल्याण चौबे, ये लोग कौन हैं और किस पद पर हैं या थे, इसके बारे में भी आप लोग अगर लिखेंगे तो इससे बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगी। और बाकी लोगों से ये अनुरोध है कि वो लोग अगर कोई अच्छा कमेंट देखा करें तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने सिविल एयर एविएशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर जो CANSO, इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे आप, CANSO, इसका फुल फॉर्म याद रखना, सिविल एयर एविएशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस। इसका आयोजन 1 से लेकर 3 नवंबर के बीच में किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है, 2045 तक आसमान के लिए पूर्ण यातायात ग्लोबल काउंसिल की जो मॉडल है उसके अनुरूप बनाना। और इसका आयोजन किया गया था कहाँ पर, गोवा में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एजेंसी ने BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण उड़ान पूरा किया है। अच्छा, जो यहाँ पर विकल्प हैं थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो आपको उत्तर अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण ये किया गया था किसके द्वारा। देखो, इसरो तो करेगा नहीं, स्पेस एक्स यहाँ पर आएगा नहीं, टाटा करेगा नहीं, तो ऑप्शन बचता है DRDO, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ऑफ द ईयर कौन सा शब्द चुना गया है। आपको पता ही है कि कोलिंस के द्वारा प्रतिवर्ष एक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो 2022 के लिए कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना है, कौन सा शब्द बना है, परमा क्राइसिस। दोस्तों 2022 में आपको पता ही है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। इसके अलावा 2022 से पहले 2021, 2020 ये कुछ वर्ष ऐसे रहे हैं जब पूरी मानवता को एक ऐसी क्राइसिस, एक ऐसी आपदा का सामना करना पड़ा जिसने पूरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। यानी कि एक लंबा इंतजार, आपके रास्ते में एक बड़ा बैरियर, ये आपदाएं बनकर खड़ी हो गई। 2021 के बारे में आप लोग जानते ही हैं। और 2022 में क्या हुआ, यूक्रेन पर रूस का हमला, ये भी किसी आपदा से कम नहीं है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है इन दो देशों के बीच हुई युद्ध ने। वैसे एक बात तो निकल के सामने आई है, रूस जैसा ताकतवर देश जो कि ये समझता था कि यूक्रेन को वो मिट्टी में मिला देगा बहुत कम समय में, उसको भी मतलब नानी तो याद आई गई। तो किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर बना गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि परमा क्राइसिस, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, इसको याद रखना आप। अच्छा, इसी के साथ आपको थोड़ा सा और बता दें कि परमा क्राइसिस का मतलब क्या होता है। परमा क्राइसिस का मतलब होता है अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि, ठीक है। और कोलिंस डिक्शनरी ने 2021 के लिए जो डिक्शनरी ऑफ द वर्ड चुना था वो था NFT, और 2020 के लिए ये वर्ड था लॉकडाउन, ठीक है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा था, ये था VAX, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो प्रश्न बहुत ही अच्छा है। एक किताब का नाम है डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। तो सबसे ही स्पष्ट हो गया कि यह परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित बातें इस किताब में बताई गई होंगी। डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये किताब लिखी गई है रेने बाबा, ऑप्शन सी। रेने बाबा कौन है, रेने बाबा एक फ्रेंच लेखक हैं, फ्रांसीसी लेखक हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा है। और इस किताब में उन्होंने एशिया में परमाणु निरस्त्रीकरण की बात की है। वैसे दोस्तों परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए जितने भी प्रयास हो रहे हैं और जो कुछ भी चल रहा है उसका कोई अर्थ निकलता समझ नहीं आ रहा है। पूरी दुनिया आजकल
और हिंसक होती चली जा रही है। ये लोग बस हमारा क्या बढ़ा रहे हैं, जीएस बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का $100 मिलियन में खरीद लिया है? देखो फ्रेंड्स, ये जो कंपनियां होती हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे अगर बात करें हम आपके जो एलन मस्क हैं जिन्होंने अभी ट्विटर का अधिग्रहण किया है, या फिर अगर आप देखेंगे गूगल के बारे में बात करें जिन्होंने यूट्यूब का अधिग्रहण किया था 2005 में। तो मतलब क्या होता है कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये लगता है कि मतलब इस अधिग्रहण का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे चलकर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में इन कंपनियों को ले जाती हैं और पूरी जो दुनिया होती है उसका ये आधार बन जाती हैं। अब फेसबुक, ट्विटर और गूगल का जो यूट्यूब है, अगर तीनों चीज़ें बंद हो जाएं तो पूरी दुनिया में क्या होगा ये तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्टर है, अल्टर क्या है, जैसे कि फेसबुक अगर आप यूज़ करते होंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है अवतार का, मतलब आपकी जो फोटो होती है उसका अवतार आप बना सकते हैं, एनिमेशन स्टिकर बना सकते हैं, एनिमेटेड स्टिकर, जिसका इस्तेमाल कमेंट बॉक्स वगैरह में कर सकते हैं। तो उसी को डेवलप करने वाली ये कंपनी है जिसका नाम है अल्टर। तो अल्टर का अधिग्रहण कर लिया है किसने? गूगल ने किया है। कितने में? $100 मिलियन में अल्टर का अधिग्रहण कर लिया है। किसने? गूगल ने किया है, ठीक है। तो अल्टर के जो फाउंडर हैं जॉन स्लिमैक और रोबिन राजस्का हैं। तो अल्टर को उन्होंने बेच दिया है। फिलहाल देखो ये कंपनी ही फ़ायदा कमाएगी, मतलब कौन सी? गूगल ही फ़ायदा इससे कमाएगी। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन बाइसन कब चलाया गया था? ऑपरेशन बाइसन का जिक्र 2022 में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि फ्रेंड्स अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक पर जोजिला दिवस मनाया गया। तो क्यों मनाया गया जोजिला दिवस? देखो क्या हुआ था कि 1947-48 का साल आपको याद होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर जो द्रास के पास जोजिला नामक स्थान है, वहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने एक तरीके से उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की थी और इसके बाद ऑपरेशन बाइसन 1948 में चलाकर भारतीय क्षेत्र को पाकिस्तानियों से मुक्त कराया गया था। तो उसी की याद में, उसी की उपलक्ष्य में, अपने सैनिकों के शौर्य को याद करने के लिए अभी हाल ही में जोजिला दिवस मनाया गया था। कहाँ मनाया गया? तो जोजिला युद्ध स्मारक पर, जो कि द्रास सेक्टर में है, ठीक है। तो 1948 में चलाया गया था ऑपरेशन बाइसन, तो ये याद रखना। और ये ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि ऑपरेशन बाइसन में पहली बार इतनी ऊंचाई पर टैंकों का इस्तेमाल किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों सुब्रकांत पांडा, ठीक है। सुब्रकांत पांडा जो हैं ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? इसके पहले फिक्की के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था संजीव मेहता, ठीक है। अब देखो बात यहाँ पर आ रही है फिक्की की, FICCI, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है अक्सर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना इसकी हुई थी 1927 में और इसका जो हेडक्वार्टर है मिलेगा आपको नई दिल्ली में। तो ये सारी बातें याद होनी चाहिए। भारत का पहला पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो पानी में तैरता वित्तीय साक्षरता शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया गया अभी डल झील में। डल झील जो कि श्रीनगर में है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। तो जम्मू कश्मीर इसका आंसर होगा। और किसने किया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा इसका आयोजन किया गया। आपको डल झील के नाम से याद आना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पानी में तैरता पहला ATM भी डल झील में ही लॉन्च किया था। और दुनिया में पहला तैरता हुआ जो परमाणु संयंत्र है किस देश ने लॉन्च किया था? रूस ने लॉन्च किया था, वो भी यूक्रेन से लड़ाई शुरू करने के बाद। और ये देखो आज का अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दुनिया के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल के बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है सूर्य कुमार यादव। दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, सूर्य कुमार यादव। आपको बता दें यहाँ पर कि ICC ने हाल ही में T20 रैंकिंग का अपडेट जारी किया है और इस हफ्ते के अपडेट में भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। किसको पीछे छोड़ा उन्होंने? तो मोहम्मद रिजवान को। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर और लगातार बने रहिए हमारे साथ। करंट अफेयर की हर अपडेट आपको इसी चैनल पर मिला करेगी। और कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न किया था जिसका उत्तर मतलब क्या हुआ था कि गलत हो गया था, तो उसको मैं आज करेक्ट कर देता हूं। देखो कल मैंने आप लोगों से एक प्रश्न ये किया था, ये कल के करंट अफेयर का शायद कौन सा पहला ही था, दूसरा प्रश्न था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ई-रूपी पायलट चरण में कितने बैंकों का चयन किया है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि 1 नवंबर को RBI ने ई-रूपी नामक एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, पायलट प्रोजेक्ट है।
तो ई रूपी प्रोजेक्ट में क्या किया गया है, कितनी बैंकों को शामिल किया गया है, तो 9 बैंकों को। कल शायद गलती से मैंने 7 बोल दिया था, तो 9 बैंकों को शामिल किया गया है। और आपको बता दें इन बैंकों के नाम क्या हैं। तो इसमें देखो एसबीआई तो रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसको बीओबी कहते हैं आप, यूबीआई है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एस बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट है और एचएसबीसी है। तो ये 9 बैंक हैं जिनको जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ई रूपी पायलट प्रोजेक्ट में मतलब इनको जो है शामिल किया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। और एक बात और याद रखना कि आरबीआई ने अपने पायलट चरण में जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, जिसको आप ई रूपी कहेंगे, दोनों एक ही चीज़ें होंगी, ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी या ई रूपी एक ही चीज़ रहेगी, ये याद रखना आप। और ये जो अभी वर्तमान में उपलब्ध है ये सिर्फ होलसेल और लेबल है, ठीक है। अभी इसको हम और आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ होलसेल के लिए ही इसको जो है इस्तेमाल में किया जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कुछ बिल्कुल फ्री चीज़ें हैं जिसको अगर आप चाहें तो कर सकते हैं और ये बहुत वैल्यूएबल होती हैं, जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक कर देना, और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था उसको कमेंट कर देना। इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है आपको भी और हमको भी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।